हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टूडेंट होम। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 होगा। तो पहला टॉपिक है इसमें दक्षिण कोरिया बना सुपर एज्ड समाज। दक्षिण कोरिया अब औपचारिक रूप से अति वृद्ध समाज बन गया है। देश की 20% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो गई है। 20% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। दक्षिण कोरिया तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती जन्म दर के संकट का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार 2030 तक विश्व में हर 6 में से एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक का आयु का होगा। 2050 तक की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापक व्यापार समझौते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते 2 वर्षों की सफलता का प्रतीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने आर्थिक संबंधों को सफलतापूर्वक मजबूत किया है, विकास, MSM आदि को बढ़ावा दिया है। द्विपक्षीय व्यापार में उछाल। द्विपक्षीय वस्तु व्यापार दोगुने से अधिक हो गया, जो 2020-21 में 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये सब डेटा मेंस एग्जाम में बहुत काम करते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं ऐसे डेटा, तो इसको ध्यान रखेंगे। दोनों देश गहन आर्थिक एकीकरण तथा 2030 तक 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेपाल और चीन ने 9 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल और चीन ने 9 सूत्री समझौता किससे संबंधित है? तो नेपाल और चीन से। नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की 4 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान नेपाल और चीन ने 9 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख समझौते में तोखा छहारी सुरंग का निर्माण शामिल था। तोखा छहारी सुरंग का संबंध किससे है? 9 सूत्री समझौता जो नेपाल और चीन के बीच है उससे। बसंतपुर 9 मंजिला महल का जीर्णोद्धार। संचार प्रौद्योगिकी और चीनी भाषा शिक्षा में सहयोग। पहला, दूसरा, तीसरा। यात्रा से पहले नेपाल ने 20 मिलियन डॉलर मूल्य की चीनी अनुदान परियोजना तथा अतिरिक्त 300 मिलियन युआन 4.13 मिलियन डॉलर स्वीकार किए थे। रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी मालगाड़ी। रूस और पाकिस्तान के बीच। रूस और पाकिस्तान ईरान और अजरबैजान से होकर गुजरने वाली एक मालगाड़ी संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका परीक्षण मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम मॉस्को में 9वीं अंतर सरकारी आयोग की बैठक के दौरान 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हुआ है। इन समझौतों में क्या क्या शामिल है? स्वास्थ्य, व्यापार, औद्योगिक सहयोग और शिक्षा शामिल है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC में शामिल होने में भी रुचि जताई है। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और जो रूस और मध्य एशिया को ईरान के माध्यम से भारत से जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर का लंबा व्यापार मार्ग है। कितना किलोमीटर लंबा है? 7200, जो क्या करता है? रूस और मध्य एशिया को ईरान के माध्यम से भारत से जोड़ता है। रूस मध्य एशिया को ईरान के माध्यम से भारत तक कनेक्शन उपलब्ध कराता है। दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की निंदा की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। उन्होंने उत्तर कोरिया की साम्यवादी ताकतों से देश को मुक्त करने तथा नए तत्वों को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब सत्तारूढ़ पीपुल्स पार्टी और मुख्य डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव को लेकर मतभेद है। काफ़ी समय के बाद इस आपातकालीन मार्शल लॉ को समाप्त हो गया मार्शल लॉ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने
प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए बहुमत वोट हासिल करने के बाद यू सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की। यू सुक योल के खिलाफ यह महाभियोग सत्ता के दुरुपयोग, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने में विफलता के आरोपों पर आधारित था। इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया गया था? सत्ता के दुरुपयोग का, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम नहीं रखने का। उनकी पत्नी के विरुद्ध आरोपों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण उनकी अलोकप्रियता बढ़ गई, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। भारत चीन संबंध सुधारने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति। भारत और चीन के बीच संबंध को सुधारने के लिए 6 मुद्दे सामने आए हैं। कौन कौन से देखते हैं। भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से 6 प्रमुख आम सहमति बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है, जो लद्दाख में 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। यह समझौता सीमा मुद्दे के लिए विशेष प्रतिनिधियों एसआर के साथ बीजिंग में हुई वार्ता के बाद हुआ है। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना पहला, सीमा पर नदियों पर सहयोग दूसरा, तीसरा नाथुला सीमा व्यापार शामिल है। यह बैठक भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ से पहले हुई है और दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे को लेकर हल करने के लिए निरंतर संचार की इच्छा व्यक्त की है। भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के कितने साल पूरे हो गए हैं? 75 साल। ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन विधेयक। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक 2024 पारित किया है। सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक कौन पारित किया है? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया गया है। यह विधेयक जो आयु भेदभाव अधिनियम 2024 में संशोधन करता है, सीनेट की मंजूरी और शाही स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा। शाही स्वीकृति मतलब लंदन के जो क्राउन है उनसे स्वीकृति मिलने के बाद, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। चीन ने तिब्बती पठार पर यारलुंग त्सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र, जिसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, यारलुंग त्सांगपो नदी इनको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, चीन ने दी है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन करना है। यह परियोजना चीन की नवीकरणीय ऊर्जा पहल का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य तिब्बत में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हुए 2060 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है। 2060 तक चीन का लक्ष्य है। सुएज नहर चैनल विस्तार। मिस्र ने सुएज नहर के दक्षिणी भाग में 10 किलोमीटर लंबे नए चैनल का परीक्षण किया है। इससे दो तरफा खंड की लंबाई 72 किलोमीटर से बढ़कर 82 किलोमीटर हो जाएगी और नहर की कुल लंबाई 193 किलोमीटर हो जाएगी। सुएज नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को मिस्र के लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। विस्तार का उद्देश्य दैनिक क्षमता में 6 से 8 जहाज़ों की वृद्धि करना तथा आपात स्थितियों से निपटने के लिए नहर की क्षमता में सुधार करना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके भारत की राजकीय यात्रा पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके हाल ही में भारत आए हैं। श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। पहली बार भारत में ही आए हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका की धरती का उपयोग भारत के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबद्धता श्रीलंकाई बंदरगाहों पर चीनी अनुसंधान जहाज़ों की लगातार यात्रा के संबंध में भारत की चिंताओं को संबोधित करती है।
भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान में अभी भी राजा हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेत्सुन पेमा। वहाँ के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और जेत्सुन पेमा वहाँ की रानी है। प्रधानमंत्री ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट के लिए भारत का निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जीएमसी भूटान में एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ये गलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रशासनिक क्षेत्र है जो कि भूटान में है। इस परियोजना का उद्देश्य भूटान की समृद्धि को बढ़ाना, सीमा क्षेत्र संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। गेलेफू में बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और हवाई अड्डे के विकास में निवेश के लिए भूटान के साथ बातचीत कर रहा है। भारत उसमें इन्वेस्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा। कुवैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुवैत का दौरा किया। कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सवा अल अहमद अल जबर अल सवा के निमंत्रण पर पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता के बीच खाड़ी क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के अंतर्गत कुवैत की विकासात्मक पहल की भी सराहना की। विजन 2035 के अंतर्गत कुवैत का विजन 2035 कुवैत से संबंधित है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत कैसे कबीर कैसे कुवैत अल कबीर द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर प्रदान किया। मोल्दोवा आईएसए का 105वां पूर्ण सदस्य बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य बना है मोल्दोवा 105वें देश के रूप में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोल्दोवन के उप प्रधानमंत्री मिहाई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पोप्सोई, नई दिल्ली। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना था। पिछली बार 104वां कौन था? आर्मेनिया। इस बार मोल्दोवा 105वां। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत में इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और भारत में मुख्यालय है इसका। बागवानी के लिए एडीबी ऋण, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी फसल किसानों की स्थिति में सुधारने के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से किया जाएगा। यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम CPP का समर्थन करती है, जो पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाती है। इससे किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलेगी, क्योंकि बढ़ते तापमान से न केवल चरम मौसम की घटनाएं होती है, बल्कि कीट और रोग व्यवहार पर भी असर पड़ता है। एशियाई विकास बैंक ADB एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी कम करना। ADB की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को और इसका कैपिटल है हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। शहद महोत्सव। नेपाल के बागमती प्रांत के सौराहा में 5 दिवसीय शहद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में आगंतुकों को 6 प्रकार के शहद निःशुल्क स्वाद चखने का अवसर मिला। 6 प्रकार का शहद कहाँ हुआ था? नेपाल के बागमती के सौराहा में। यह शहद चखने का उत्सव नेपाल सरकार के सौजन्य से आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के माध्यम से अतिरिक्त आय प्रदान करना तथा शहद विपणन को बढ़ावा देना है। शहद विपणन, हनी मार्केटिंग प्रोसेसिंग।
एडीबी ऋण और स्माइल कार्यक्रम। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत $350 मिलियन नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक स्माइल कार्यक्रम के लिए। यह समझौता भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य भारत को कुशल, लचीले और टिकाऊ लॉजिस्टिक प्रणालियों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। स्माइल कार्यक्रम एक कार्यक्रम आधारित नीति आधारित ऋण है जो देश में लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सरकार को सहायता प्रदान करता है। देखिए, स्माइल का फुल फॉर्म अलग से दिया है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखा जाना चाहिए। स्माइल, एस फॉर सोशल, एम फॉर मीडिया, आई फॉर इंटरफेस, फॉर लर्निंग, एल फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। स्माइल का फुल फॉर्म हो गया सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। बाल्ड ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बना। कौन ईगल? बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। आधिकारिक तौर पर हो गया, पहले भी इसका यूज किया जाता था चीन वगैरह में, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर अब बना है। यह पक्षी 240 वर्षों से अधिक समय में से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है। बाल्ड ईगल अपने सफ़ेद सिर, पीली चोंच और आकर्षक भूरे शरीर के लिए जाना जाता है। लंबे समय से शक्ति का प्रतीक माने जाने वाला यह शिकारी पक्षी पहली बार 1782 में राष्ट्रीय मुहर पर दिखाई दिया था। अमेरिका के राष्ट्रीय मुहर पर 1782 से ही है। 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव। 5 दिवसीय 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव नेपाल के चितवन स्थित सौराहा में आयोजित किया जा रहा है। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव अंग्रेजी नववर्ष और क्रिसमस मनाने तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी नववर्ष और क्रिसमस मनाने, क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। हाथी महोत्सव में स्थानीय वेशभूषा, कला और एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय और एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाएंगे। नेपाल के चितवन में मनाया गया 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव। डायनासोर के पैरों के निशान। हाल ही में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 166 मिलियन वर्ष पुराने 200 डायनासोर के पैरों के निशान खोजे हैं। ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में डेवर्स फार्म खदान में ये पदचिन्ह मिले। किस खदान में? डेवर्स फार्म, इंग्लैंड के डेवर्स फार्म खदान में। इसे डायनासोर हाईवे नाम दिया गया। 200 डायनासोर के पैर मिले, पैरों के निशान। भारतीय मूल के 6 लोग बने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य। भारतीय मूल के 6 लोग अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन गए हैं। सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। किस पार्टी से संबंधित है? डेमोक्रेटिक। भारतीय मूल के सांसदों में अमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार, सुहास सुब्रमण्यम शामिल है। नेपाल को 2 लाख टन गेहूं का निर्यात। भारत सरकार ने नेपाल को 2 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के माध्यम से निर्यात की अनुमति दी गई है। घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ देशों के अनुरोध पर सरकार उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए यह निर्यात की अनुमति दी है। इनाह कैनाबारो लुकास। ब्राजील की नन इनाह कैनाबारो लुकास विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। उसकी उम्र 116 वर्ष है और 210 दिन है। ब्राजील की है नन इनाह कैनाबारो लुकास। टोमिका की मृत्यु के बाद जापान की इतुका, जो विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला थी, 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनाह सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है उनके निधन के बाद। इनाह कहाँ की है? ब्राजील की।
ब्रिटेन ने बनाया क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर परमाणु घड़ी। हाल ही में ब्रिटेन ने एक गुप्त प्रयोगशाला में क्वांटम तकनीक का प्रयोग करके परमाणु घड़ी बनाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभूतपूर्व परमाणु घड़ी सैन्य अभियानों को अधिक सुरक्षित बनाएगी। यह घड़ी ब्रिटेन की खुफिया निगरानी टोही क्षमताओं को मजबूत करेगी। यूएनएससी गैर अस्थायी सदस्य। पाकिस्तान सहित 5 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया। जून 2024 में हुए चुनाव में इसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया। पाकिस्तान को महासभा के चुनाव में डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया के साथ चुना गया। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। नए सदस्य सुरक्षा परिषद में 5 वीटो संपन्न अस्थायी सदस्य यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा पिछले वर्ष अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए 5 देश अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया के साथ शामिल हो रहे हैं। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के ओटावा में प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के कारण पार्टी के आंतरिक संघर्ष और लिबरल पार्टी को अगले आम चुनाव में ले जाने में अपनी असमर्थता बताया। जस्टिन ट्रूडो 11 सालों से लिबरल पार्टी के नेता और सालों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। 11 सालों से इस पद पर थे। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर बना ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य। ब्राजील के विदेश मंत्रालय, जो 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है, ने घोषणा की कि इंडोनेशिया की उम्मीदवारी को अगस्त 2023 में समूह के नेताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2023 में अनुमोदन आया था। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राज़ील, बी, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना द्वारा किया गया था तथा दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ, तो ये बन गया ब्रिक्स। पिछले वर्ष इस समूह का विस्तार करके इसमें आई फॉर ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को शामिल कर लिया गया है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य सुहास सुब्रमण्यम ने गीता की शपथ ली। वही जो वहाँ चुने गए थे प्रतिनिधि सभा के लिए भारतीय मूल के सदस्य, उसमें से एक सुहास सुब्रमण्यम है। वह इस वर्ष पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता पर शपथ लेने वाले समुदाय के एकमात्र सांसद बन गए। तुलसी गबार्ड अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली हिंदू अमेरिकी थी और गीता पर शपथ लेने वाली पहली सांसद थी। इससे पहले तुलसी गबार्ड जो है शपथ ली थी और उसके बाद ये सुहास सुब्रमण्यम ने लिया है। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने पर सहमत हुए भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथ रोधी और समुद्र सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर चर्चा की। प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता किसने की? अजीत डोभाल। सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा सुरक्षा, रक्षा एवं समुद्री क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। ये लास्ट टॉपिक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा विश्व का सबसे बड़ा बांध। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत $137 बिलियन या 1.18 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। यह परियोजना पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आते हैं।
यारलुंग नदी पर बनने वाले परियोजना जांगबो नदी, ब्रह्मपुत्रा का तिब्बती नाम, पर भी दिया था जांगबो नदी। चीन ने 2015 में तिब्बत में $1.5 बिलियन की लागत से सबसे बड़ा जामे जल विद्युत स्टेशन चालू कर दिया। तो ये समाप्त हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब अगले टॉपिक को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।